Hello students, welcome in the online classes of Growth Up Education Center. So today we are going to start a new chapter of class 9th UP board and the chapter is tissues. Which tissues? Plant and animal tissues. तो बेटा हम लोग आज क्लास 9th UP बोर्ड का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और न्यू क्लास ये आप अटेंड करेंगे जिसमें आपको कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ना है बेटा? टिश्यूज के बारे में, उत्तक के बारे में, चाहे फिर वो प्लांट के टिश्यूज हो या एनिमल के टिश्यूज हो, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके पहले बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल या फिर कोशिका के बारे में, और जब मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो सेल प्लांट में होता है और जो सेल एनिमल में होता है वो एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो दोनों में ही सेम रहते हैं, बट अदर देन दैट बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो दोनों में डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि सेल वॉल के ही बारे में बात कर लीजिए, प्लांट सेल ऐसा होता है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, बट एनिमल सेल में किसी भी तरीके की सेल वॉल नहीं होती है। अदर देन दैट अगर आप बात कर लीजिए प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड्स बेटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में किसी भी तरीके से प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक बेटा, वैक्यूल की बात कर लीजिए, प्लांट सेल में बहुत लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में या तो वैक्यूल होगा ही नहीं, और रेयर केसेस में अगर होगा भी तो बेटा वो बहुत ही स्मॉल इन साइज रहेगा। तो मेजर डिफरेंसेस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो सिमिलरली अब जब हम टिश्यूज की बात करने जा रहे हैं तो वो भी प्लांट के और एनिमल के टिश्यूज क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जो पेड़ पौधों में टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो अलग काइंड के होंगे, जो जानवरों में, पशु पक्षियों में टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो अलग टाइप के होंगे। दोनों में ही आपको टिश्यूज में भी क्या मिलेगा? डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे पहले चीज कि टिश्यू क्या होते हैं, इससे हम शुरू करेंगे अपने क्लास को कि व्हाट इज टिश्यू, क्या है टिश्यूज, किस बारे में ये बात होने जा रही है। ओके, पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किस बारे में बेटा हमने बात की थी? हमने बात की थी एक कोशिकीय और साथ साथ बहुकोशिकीयों के बारे में। इन दोनों के बारे में बेटा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात की थी। क्या बात की थी? जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, जितने एक कोशिकीय हैं वो एक कोशिका से बने हुए होते हैं, और बेटा जितने ये मल्टी सेलुलर होते हैं ये मोर देन वन सेल से बने होते हैं, मोर देन वन सेल, मतलब एक से ज्यादा कोशिका जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। ये पढ़ा था बेटा आप लोगों ने। ठीक, अब बात हो रही है कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से बना है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने भी बॉडी के फंक्शन है, शरीर में होने वाले जितने भी कार्य हैं वो सेल अकेला ही परफॉर्म करेगा। जो भी काम होने, चाहे डाइजेशन होना हो, चाहे रेस्पिरेशन होना हो, चाहे एक्सक्रीशन होना हो, वो सिंगल सेल ही होगा जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। बट जब बेटा मल्टी सेलुलर की बात आती है, बहुकोशिकीय की बात आती है, तो वहां पे एक सेल सब काम नहीं करता, वहां पे हो जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या हो जाता है बेटा? हो जाता है यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि काम को जो है वो सबके हिस्से में अलग अलग बांट दिया जाता है। अब जो काम को बांटने का तरीका है कि किसको क्या काम दिया जाएगा, किस तरीके से ग्रुप बनाए जाएंगे, तो उसमें ग्रुप बनते हैं किसके बेटा? सेल्स के। सेल्स के ग्रुप बनाए जाते हैं दो चीजों के बेसिस पे। कौन सी चीजों के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज फंक्शन। क्या करते हैं यहाँ पे काम को बांट दिया जाता है, और काम को बांटने के लिए कोशिका के ग्रुप बना दिए जाते हैं। कोशिका के ग्रुप किस आधार पर बनाए जाते हैं? तो पहला आधार होगा उनकी संरचना और दूसरा आधार होगा बेटा उनका कार्य, कि क्या वो कार्य
कर रहे हैं, इन दोनों बेसिस पे उनको ग्रुप डिवाइड कर दिया जाता है। दैट मीन्स कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किस तरीके से हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे? हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells which is similar in structure and function। ठीक बेटा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब सपोज कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा है और वो प्रोटेक्शन का काम बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो उनको कहाँ पे रख दिया जाएगा? प्रोटेक्शन की जरूरत कहाँ पे है हमको? प्रोटेक्शन की जरूरत इंटीरियर पे तो नहीं होती, एक्सटीरियर पे होती है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए इनको कहाँ रखा जाएगा? इस प्रोटेक्शन के लिए इनको स्किन के आउटर सरफेस पे रख दिया जाएगा, या बॉडी के आउटर पार्ट्स पे रख दिया जाएगा, या इंटरनल ऑर्गन्स के आउटर स्ट्रक्चर पे रख दिया जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत आउटसाइड से होती है। यहाँ हम बात करें कुछ सेल्स ऐसे जिन फंक्शन में सिक्रीशन बेटर करते हैं, तो सिक्रीशन का काम बेटा किसका होता है? ग्लैंड्स का होता है, तो इनको कहाँ पे रख दिया जाएगा? जहाँ पे ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे सारे सेल्स जो दिखने में एक जैसे हैं, जिनकी संरचना एक जैसी है और काम भी एक जैसा कर रहे हैं, उनको ग्रुपिंग बना के क्या कर दिया जाता है? टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। और अलग अलग टिश्यू किस बेसिस पे डिवाइडेड है? स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। A single cell working on its own would achieve very little inside an animal or a plant। कह रहे हैं अगर सिर्फ एक सेल ही काम करेगा पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर, तो उसको बहुत कम ही रिजल्ट मिल पाएंगे। अब एक सिंगल सेल है हमारे पास, एक कोई सिंगल सेल है हमारे पास, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है और वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को, एटीपी को बना रहा है, बट एक ही सेल है और उसके पास लिमिटेड माइटोकॉन्ड्रिया है, उससे ही एटीपी बन रहे हैं, तो फिर बहुत अमाउंट में एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी। बट इसी जगह पे अगर बहुत सारे सेल्स हो, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो और सबके पास अपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, तो क्या होगा बेटा? इस केस में एनर्जी भी ज्यादा जनरेट हो पाएगी। तो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एक सेल होगा तो वो बहुत सारे काम पूरे प्लांट की बॉडी, एनिमल बॉडी में नहीं कर पाएगा, वो बहुत लिटिल अचीव कर पाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? सो मेनी सिमिलर सेल्स लाइंग साइड बाय साइड वर्क टुगेदर एज अ टीम टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो क्या होता है कि कोई जगह पे बहुत सारे सेम तरीके के सेल्स जो एक जैसे दिख रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बगल बगल में एकदम प्रेजेंट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और मिल के, क्योंकि एक जन इस काम को नहीं कर पा रहा है, सब मिल के क्या करते हैं? एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक बेटा, क्या कहा लाइन नेम से? सो मेनी सिमिलर सेल्स, सब एक जैसे दिखने वाले सेल लाइन साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड बाय साइड या एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, वर्क टुगेदर एज अ टीम, और एक साथ मिलके काम को कर रहे हैं जैसे कि ये कोई क्या हो? टीम हो। और ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। कैसे ग्रुप ऑफ सेल है? स्ट्रक्चर आप देख लीजिए सेम है, फंक्शन आप देख लीजिए सेम है, और ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। हिंदी में देखेंगे बेटा, अपने आप काम करने वाली एक कोशिका किसी जानवर या पौधे के अंदर बहुत कम हासिल कर पाती है, उसको जो अपने काम का रिजल्ट मिलेगा, जो प्रतिफल मिलेगा, वो बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में सेल ऑर्गेनेल्स उसके पास है और सिर्फ वही उसके लिए क्या कर रहे हैं? फंक्शन को बेटा परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए अगल बगल पड़ी कई समान कोशिकाएं एक ही कार्य करने के लिए एक टीम के रूप में एक साथ काम करती हैं, और क्योंकि अकेला एक सेल करेगा तो उस काम को करने में क्या होगा? बहुत ही टाइम लगेगा। तो सब अगल बगल एक साथ क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, जो दिखने में एक जैसे हैं, एक जैसा काम मिलकर सब साथ में करते हैं। अब ये बेचारा एक अकेला काम को कर रहा होता और अब इतने सारे लोग मिलकर काम को कर रहे हैं, तो काम क्या होता है? बहुत जल्दी हो जाता है। और ऐसे ही कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्लियर बेटा? क्या चीज मैंने आपको बताई कि टिश्यू जो है वो सेल का ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन एक ही जैसा है, जो एक ही जैसे मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई हमको। अब हम देखेंगे कि टिश्यू जो है उसको और हम किस नाम से बुला सकते हैं?
क्या कर सकते हैं? तो कह रहे टिश्यू जो है ये है द टीम ऑफ वर्कर्स, एक तरीके की टीम है और वर्कर्स की टीम है, क्योंकि कहीं पड़े नहीं रहना है, कहीं पे ग्रुप बना के बैठना नहीं है, इनको साथ में मिलके करना क्या, वर्क को परफॉर्म करना है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे उत्तर को, श्रमिकों की टीम, श्रमिकों का एक समूह है, हम श्रमिकों का समूह भी कह सकते हैं, श्रमिकों की टीम कह सकते हैं, श्रमिकों का दल कह सकते हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं, मिलके एक साथ एक काम को कर रहे हैं। A tissue is a group of similar cells performing a specific function. उत्तक एक विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह, और समूह भी कैसा है, जो मिलके अलग अलग काम ही कर रहा है। ग्रुप ऑफ सेल्स बना, जिसको हमने क्या कहा बेटा, टिश्यू कहा। टिश्यू को हम और क्या कह सकते हैं, टीम ऑफ वर्कर्स कह सकते हैं, टीम ऑफ वर्कर्स कह सकते हैं। और कर क्या रहे हैं, मिलके सब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक काम मिलके सब कर रहे हैं। अगर सपोज बात हो रही है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था प्रोटेक्शन की, तो सारा ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या करेगा, प्रोटेक्शन का ही काम करेगा, तभी उसको टिश्यू कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि नहीं प्रोटेक्शन छोड़ के मैं सिक्रीशन का काम कर रहा हूँ, बाकी 9 लोग मिलके प्रोटेक्शन करो, एक मैं अकेला सिक्रीशन करूंगा, तो फिर ये जो चीज है वो जस्टिफाई बेटा नहीं हो पाएगी। तो इन दैट केस क्या है, टीम ऑफ वर्कर्स हैं जिनका सब सेल मिलके एक साथ परफॉर्म करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन को। अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हमें टिश्यू को कैरेक्टराइज करना है, उसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले जो टिश्यू का डिवीजन होगा वो क्या होगा बेटा, 2 कैटेगरी में डिवीजन हो जाएगा। कौन कौन सी 2 कैटेगरी में, एक होगा एनिमल टिश्यू, और बेटा दूसरा होगा जो कैटेगरी होगी प्लांट टिश्यू। ठीक है, क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है डिवीजन का तरीका, तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात है, फाउंड और प्रेजेंट इन एनिमल्स। और जब प्लांट टिश्यू की बात है बेटा तो क्या लिख देंगे, फाउंड और प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक बेटा, कौन कौन से ऊतक है हमारे पास, जानवरों के या पशुओं के ऊतक है, और एक पादप ऊतक है या पेड़ पौधों के ऊतक हमारे पास प्रेजेंट है। और डिफरेंस क्या है, जो एनिमल टिश्यू है, जो जंतुओं के ऊतक है वो कहाँ मिलते हैं, जंतुओं में मिलते हैं, जानवरों में मिलते हैं, और जो पादप ऊतक है वो हमको पेड़ पौधों में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि प्लांट कोई आपसे पूछेगा कि भाई टिश्यू को कैरेक्टराइज करिए, तो आप टिश्यू को 2 कैटेगरी में इस तरीके से कैरेक्टराइज कर देंगे। अब आज की क्लास में हमें कौन से टिश्यू पढ़ने, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट टिश्यू, उसके बाद फिर हम अगली क्लासेस में एनिमल टिश्यू के लिए मूव करेंगे। तो प्लांट टिश्यू की जब बात आती है तो प्लांट टिश्यूज वो टिश्यूज है जो प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, दीज टिश्यूज आर फाउंड इन प्लांट्स। पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये जो ऊतक है कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अब इनका क्या होगा कि इनका जो डिवीजन है वो हो चुका है, और डिवीजन के कितनी कैटेगरी में डिवाइड हुए, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। प्लांट टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। पादप ऊतक जो होते हैं मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ऊतक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक ऊतक, और दूसरे कौन से, परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी ऊतक। 2 कैटेगरी है बेटा यहाँ पे, कौन कौन से, मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अब क्या डिफरेंस है, कौन से टिश्यूज को हम मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहते हैं और कौन से टिश्यूज को हम बेटा परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। डिफरेंस का जो बेसिस है वो है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन करने के हिसाब से क्या कर दिया गया, इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं किसमें कोशिका विभाजन होता है, किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है।
तो जब बात है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के वो टिश्यूज हैं जिनमें कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन का प्रोसेस अकर हो रहा है, जो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ये कंटिन्यूअसली खुद को क्या करते रहते हैं, न्यू सेल्स को बनाते रहते हैं। और दूसरे परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो अब फर्दरली डिवाइड नहीं होते, उन्होंने कोई अपना स्पेशल फंक्शन पकड़ लिया है और बस वो उस काम को करते रहते हैं, बट इनका कोई फंक्शन नहीं, इनको सिर्फ क्या करना है, इनको कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो करते रहना है। सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या, कोई एक सेल है वो डिवाइड होकर क्या करेगा, दो सेल बनाएगा, ये सेल्स आगे डिवाइड होकर और दो सेल्स बनाएंगे, और इस तरीके से डिवीजन का प्रोसेस क्या होगा, चलता चला जाएगा। कैसा प्रोसेस, अब देखिए एक सेल से अगर शुरू आएगा, दो सेल्स बन गए, ठीक इस तरीके से फर्दरली ये डिवीजन से कितने ज्यादा सेल्स बन के रेडी हो सकते हैं, यू कैन इमेजिन दैट, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली क्योंकि सेल्स क्या कर रहे हैं, खुद को डिवाइड करते चले जा रहे हैं और नए सेल्स को बनाते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे रेडी होते चले जा रहे हैं। पर ये सिर्फ किसमें होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है, क्योंकि इनको और कोई दूसरा काम दिया ही नहीं गया है करने के लिए। पर जो परमानेंट टिश्यूज है, ये कैसे, जो डिवाइड नहीं होते, इनको अपना एक काम दे दिया गया। क्या काम हो सकता है, इनका काम हो सकता है कि ये एपिडर्मिस पे प्रेजेंट हो, एपिडर्मिस पे प्रेजेंट हो तो क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो सकता है ये सपोर्ट के लिए प्रेजेंट हो ग्राउंड टिश्यूज की तरह, या फिर हो सकता है ये कंडक्शन के लिए प्रेजेंट हो, कंडक्शन का काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाटर, तो फिर किस केस में प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो इनका आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर काम है जो इनको दे दिया गया है। किसी को प्रोटेक्शन का काम दे दिया गया है, किसी को सपोर्ट का काम दे दिया गया, किसी को कंडक्शन का काम दे दिया गया बेटा, वो सेल्स अपने हिसाब से उन काम को कर रहे हैं। तो अब इनको फर्दरली डिवाइड नहीं होना, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अपना काम है, वो उस काम को करेंगे और भी सेल डिवीजन करते चले जाएंगे। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनको कोई काम नहीं दिया गया, इनको सिर्फ क्या कहा गया कि अभी इनको और डिवाइड होना है, और जब ये डिवाइड होते जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। किस चीज में हेल्प करेंगे बेटा, इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट को अगर आप कभी भी काट देंगे, प्लांट की स्टेम है, ग्रो कर रही है, आपने उसको काट दिया, अगर तोड़ दिया प्लांट को, उसका सिर्फ ट्रंक रह गया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर से एक न्यू प्लांट उससे जनरेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अभी भी प्रेजेंट है, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होके न्यू सेल्स का बेटा प्रोडक्शन करते रहते हैं। और जब न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो हेल्प करेंगे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। क्या कह रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक ऊतक कोशिकाएं नई कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए गुणा कर सकती हैं। वो क्या करती हैं कि अपने से और नई नई कोशिका को बनाते चले जाते हैं। और स्थायी ऊतक क्या करते हैं, गैर विभाजित है, जो अब दूसरी कोशिका को नहीं बना सकते, और क्या है, विशिष्ट है। किसके लिए विशिष्ट है, विशिष्ट है कोई विशिष्ट कार्य को करने के लिए, कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए। वो कार्य क्या हो सकता है, वो कार्य हो सकता है कि हो सकता है रक्षा कर रहे हो, वो काम हो सकता है कि हो सकता है वो चीजों का इधर से उधर आदान प्रदान कर रहे हो। ठीक बेटा, कोई भी काम हो सकता है, उस काम को करने के लिए वो क्या होंगे, विशिष्ट होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे। बट ये वाले बेचारे किसी भी काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, सिर्फ खुद को क्या कर सकते हैं, गुणा करते चले जाते हैं। चलिए देखेंगे आगे, डिवीजन देखिए, जिसमें मैं आपसे बात कर रही थी, प्लांट टिश्यूज का जो डिवीजन है, सबसे पहला क्या डिवीजन है, डिवीजन देखेंगे बेटा हमें बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है प्लांट टिश्यू को। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज है बेटा हमारे पास, फर्स्ट इज डर्मल टिश्यूज,
सेकंड ग्राउंड टिश्यूज एंड थर्ड वेस्कुलर टिश्यूज। डर्मल टिश्यूज की बात करें तो वही टिश्यूज है जो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड या इन द आउटर स्ट्रक्चर। ग्राउंड टिश्यूज वो जो मेन प्लांट बॉडी को बनाते हैं, मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। और वेस्कुलर कौन से हैं, जो कि इनसाइड सबसे इनर साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आप आउटर से स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे बाहर पे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, डर्मल टिश्यूज प्रेजेंट है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज पूरी मेन प्लांट बॉडी को बना रहे हैं और सबसे अंदर पे बेटा प्रेजेंट है कौन से, वेस्कुलर टिश्यूज। डर्मल टिश्यूज की बात करें कौन कौन से टिश्यूज है जिनको डर्मल टिश्यूज कैटेगरी में रखा गया, तो सबसे नंबर फर्स्ट पे आते हैं बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते ही हम उस लेयर को है जो सबसे आउटर लेयर होती है। एपी का मतलब ही होता है बेटा आउटसाइड या आउटर स्ट्रक्चर। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, एपिडर्मिस की है या उन सेल्स की है जो आउटर प्लांट बॉडी को बना रहे हैं। एपिडर्मिस पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, मैंने आपको पढ़ाया होगा। लीफ का स्ट्रक्चर इसमें अपर एपिडर्मिस होती है, वो तो एकदम रेगुलर होती है, उसमें कोई भी बीच में पोर्स वगैरह नहीं होते। बट लोअर एपिडर्मिस में जगह जगह पे इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा किस चीज में काम आता है, ये स्टोमेटा काम आता है क्योंकि एक्सटर्नल सरफेस से कांटेक्ट में होता है, तो इससे होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। और दूसरा काम जो बेटा इससे होता है वो होता है ट्रांसपिरेशन। ये दो काम है बेटा जो आपका स्टोमेटा परफॉर्म करता है। लीफ का अपर एपिडर्मिस नॉर्मल होता है और लोअर एपिडर्मिस पे ये स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। दो काम करे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। अगर हम बात करें कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करेगा बेटा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है उनको एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा, स्टोमेटा ही करेगा। जैसे हमारे बॉडी में ये नोज प्रेजेंस है, नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा एक्सहेल कर देते हैं। अब प्लांट्स के पास हमारी तरह नोज तो प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या है कि उसकी जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसी के लोअर सरफेस पे क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं These are स्टोमेटा। काम क्या करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। साथ साथ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट से जितना एक्स्ट्रा पानी है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो पानी बचा कुछ है उस पानी को वाटर वेपर के फॉर्म में क्या करते हैं, खुद से एलिमिनेट आउट कर देते हैं। दोनों ही काम किसके होते हैं बेटा, स्टोमेटा के होते हैं। ये आउटर साइड पर प्रेजेंट है। अब मेन प्लांट बॉडी को बनाने के लिए कौन से सेल्स है हमारे पास, तो तीन तरीके के सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तीन तरीके के सेल्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जितनी भी मेन प्लांट बॉडी है उसका फॉर्मेशन यही करते हैं। एंड एट द एंड द लास्ट टाइम काइंड ऑफ टिश्यू या जो भी प्रेजेंट होते हैं एकदम इन द सेंटर, वो कौन है, वो है फर्स्ट जाइलम एंड सेकेंड है फ्लोएम। क्या करते हैं जाइलम और फ्लोएम बेटा, जाइलम हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर, और वाटर के साथ साथ ही कंडक्शन कर देता है बेटा मिनरल्स का भी। एंड फ्लोएम किस चीज में हेल्प करता है बेटा, ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड एंड अदर सॉल्यूट। फूड का मेन है और इसके साथ साथ और भी जो सॉल्यूट चीजें प्लांट में मूव होनी है वो फ्लोएम की हेल्प से ही होती है। और प्लांट के एकदम सेंटर पे ही वेस्कुलर बंडल्स का होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर पे डर्मल टिश्यूज है, मेन प्लांट बॉडी को बनाने के लिए ग्राउंड टिश्यूज है, और सबसे इनर साइड पे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। और ये सारे ही क्या है बेटा, प्लांट के टिश्यूज है जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमने दो डिफरेंस पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और या फिर इनको हम क्या कहते हैं बेटा, मेरिस्टेम भी कहते हैं। अब जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात आती है, ग्रोथ की बात आती है,
तो ग्रोथ किसी भी चीज की होती है तो एक्सिस से होती है, किसी सेंटर से कोई पॉइंट से कोई ग्रो नहीं कर सकता। तो फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक्सिस पे ही प्रेजेंट होंगे या एपेक्स पे ही प्रेजेंट होंगे। तो कहाँ प्रेजेंट है, ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स सच एज द टिप्स ऑफ रूट स्टेम एंड ब्रांचेस, ये एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, एपेक्स ऑफ रूट शूट ब्रांचेस। हर चीज के कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, एकदम टिप पे प्रेजेंट होंगे। एपेक्स को हम लिख सकते हैं टिप, टिप पे प्रेजेंट होंगे। टिप पे प्रेजेंट होंगे ग्रोथ में क्या कर रहे होंगे बेटा, हेल्प कर रहे होंगे। सपोज ये रूट्स हैं अंडर द ग्राउंड, ठीक बेटा, ये रूट्स हैं। तो रूट्स में कहाँ पे एपिकल टिश्यूज प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होनी चाहिए जहां पे ये टिप्स हैं, जहां पे रूट का एंड हो रहा है उस जगह पे कौन से टिश्यूज होंगे, उस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ताकि ये यहाँ से क्या हो सके, और ज्यादा ये रूट ग्रो करती चली जाए और ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करती चली जाए। इसी से ये क्या होगी, ग्रो होती चली जाएगी, न्यू सेल्स बनते जाएंगे और न्यू ग्रोथ जो है वो यहाँ पे होती चली जाएगी, तो क्या होगी, बढ़ेगी। सिमिलरली अगर ये स्टेम है तो स्टेम में भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एट द टिप ही प्रेजेंट होंगे, ताकि क्या हो कि ये पार्ट और भी ज्यादा स्टेम वाला ग्रो करता चला जाए। तो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ग्रोइंग पॉइंट्स पे प्रेजेंट होना चाहिए। और ग्रोइंग पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, टिप्स ऑफ रूट शूट और ब्रांचेस। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि ये तो टिप की बात हो गई जिससे प्लांट की क्या इंक्रीज हो सकती है, लेंथ इंक्रीज हो सकती है, जहाँ पे प्रेजेंट है उससे क्या इंक्रीज हो सकता है बेटा, लेंथ इंक्रीज हो सकती है। बट साथ साथ हमको डायमीटर भी तो इंक्रीज करना है। अगर हम बात कर ले लार्ज ट्रीज की, लार्ज बिग ट्रीज की अगर हम बात कर ले, तो ट्रीज का जो स्टेम होता है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ट्रंक, बहुत मोटा लकड़ी का तना बन जाता है। ये ट्रंक बनाने के लिए बेटा क्या चाहिए, ट्रंक बनाने के लिए चाहिए कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसकी स्टेम कैसी पतली सी होती है, और जब हम बहुत टाइम बाद ट्री को देखते हैं तो ट्री में तो बहुत मोटा ट्रंक प्रेजेंट होता है। तो ये इस पूरे को करने के लिए क्या चाहिए कि जो स्टेम है उसका डायमीटर भी साइज में क्या करे, इंक्रीज करे, ताकि जब डायमीटर इंक्रीज करेगा तो पेड़ का जो अभी स्टेम है ग्रीन सा वुडी सा, वो क्या होगा, ट्रंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही हेल्प कर सकते हैं। तो फिर ये और कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ द ट्री वेयर इट लीड्स टू ग्रोथ इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। तो स्टेम है उसमें लकड़ी होती है और साथ साथ उसके बाहर बार्क भी प्रेजेंट होती है, और इन्हीं दोनों के बीच में ये कहाँ होंगे, प्रेजेंट कहीं पे होंगे, ताकि यहाँ पे प्रेजेंट जब है तो यहाँ पे प्रेजेंट होके क्या कर पाएंगे, इनको और ज्यादा ग्रो करवा पाएंगे, और जितना ज्यादा ग्रो करता चल जाएगा डायमीटर प्लांट का क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। पौधों के सभी विकास बिंदुओं पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से विकास बिंदु है, जड़ों पे, तने पे और शाखाओं की युक्तियों पे। पेड़ों की छाल और लकड़ी के बीच में मौजूद होता है, जहाँ तने के व्यास में वृद्धि की ओर ले जाता है, ताकि जो तने का व्यास है, जो तने को अभी ट्रंक तक का अपना सफर पूरा करना है, उसको वो कंप्लीट कर पाए। सबसे पहले टिश्यूज हमारे कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एट द टिप्स ऑफ रूट शूट ब्रांचेस and also between the bark and the wood of the stem, so that they can increase the diameter of the stem। कहाँ प्रेजेंट है, बिंदुओं पे प्रेजेंट है, एकदम जहाँ पे शाखा है, जहाँ पे जड़ें हैं, जहाँ पे तने हैं, वहाँ की बिंदुओं पे प्रेजेंट है, वहाँ पे वृद्धि कर रही है। साथ साथ पेड़ों की छाल और लकड़ी के बीच भी मौजूद है, ताकि क्या कर सके, तने के व्यास में भी वृद्धि कर सके। समझ आई बेटा आपको ये बात। चलिए आगे मूव करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, किस तरीके की होती है, फटाफट से देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे, सबसे पहली चीज सेल्स कैसे होंगे बेटा, तो सेल्स होंगे स्मॉल, साइज किस तरीके का होगा, स्मॉल होगा, बहुत ज्यादा लार्ज साइज ये नहीं होंगे, क्योंकि इनको कंटिन्यूअसली क्या करना है, खुद को थोड़ा सा बढ़ाना है, डिवाइड करना और फिर से न्यू सेल को बनाना है। तो कंटिन्यूअसली क्योंकि डिवाइड ही होते चले जा रहे हैं, तो इससे साइज कैसे रहेगा बेटा, स्मॉल रहेगा। शेप की अगर कोई बात करे तो क्यूबिकल इन शेप। सेल वॉल की अगर हम बात करें कि सेल की वॉल कैसी है, सेल की वॉल बहुत
थिन होगी, क्योंकि इसको अगेन सेल डिवीजन करते चले जाना है। न्यूक्लियस बहुत लार्ज होगा। क्यों न्यूक्लियस लार्ज होगा? क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो दो प्रोसेस होते हैं बेटा। एक प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस और एक प्रोसेस होता है बेटा साइटोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये फर्स्ट स्टेप होता है, साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है ये सेकेंड स्टेप होता है। कैरियोकाइनेसिस में बेटा होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बेटा? इसमें होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये दो तरीके के डिवीजन बेटा होते हैं। तो सेल डिवाइड जब होना है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस ही छोटा सा अंदर प्रेजेंट होगा तो फिर वो डिवाइड कैसे कर पाएगा? क्योंकि डिवाइड में करना क्या है? उसको खुद को हाफ करके दो पार्ट्स में डिवाइड होना है। और अगर यही स्मॉल इन साइज होगा तो फिर खुद को कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगा? तो इसके लिए जरूरी क्या है कि न्यूक्लियस का साइज कैसा हो? लार्ज हो कंपैरेटिवली, ताकि जब सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिवाइड किया जा रहा है तो तुरंत वो अपने लार्ज में से आधा एक को दे दे, आधा एक को दे दे, और एक सेल में दो न्यूक्लियस बनके रेडी हो जाए। इसके लास्ट पॉइंट हमको क्या कह रहे हैं? सेल्स टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती है बेटा? अगर ये एक तरीके का सेल है, टिश्यू है, और उसके अंदर सेल्स अरेंज्ड हैं, ये सेल्स अरेंज्ड है कुछ, तो आप देख रहे हैं इन सेल्स के बीच में ये बहुत सारी खाली जगह प्रेजेंट है। ये सारी खाली जगह प्रेजेंट है, इधर खाली जगह, इधर इधर इधर, ये सब क्या है बेटा? खाली जगहें प्रेजेंट है। और सेल के बीच में खाली जगह प्रेजेंट है, तो इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? इन स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल के बीच की ही जो खाली जगहें होती हैं, सेल्स जहां कंबाइन हो रहे हैं तो वहां पे जगहों को छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसी स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ऐसे पैक्ड होंगे कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी प्रेजेंट वहां पे नहीं होंगी। अब ये आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे सेल्स अरेंज्ड है, एकदम एक दूसरे के साथ में अरेंज्ड है कि कहीं पे भी बीच में कोई भी जगह आपको वेकेंट यहाँ पे नहीं दिख रही, कोई भी स्पेस बीच में प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से प्रेजेंट होना पड़ेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट सेल्स को, ताकि वहां पे कोई भी स्पेस जो प्रेजेंट ना दिखे। ठीक बेटा, तो क्या क्या पॉइंट्स है? स्मॉल इन साइज है, क्यूबिकल इन शेप है, सेल वॉल थिन है, न्यूक्लियस लार्ज है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑलमोस्ट यहाँ पे एब्सेंट रहती हैं। क्या क्या इनकी मुख्य विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, कोशिकाएं छोटी होती हैं। दूसरी विशेषता, कोशिकाएं आमतौर पर कैसी होती है? घनाकार होती हैं। तीसरी विशेषता, कोशिका भित्ति पतली होती है। चौथी विशेषता, नाभिक बड़े होते हैं। और पांचवी विशेषता, कोशिकाएं कसकर भरी हुई होती है, जिनमें लगभग कोई अंतर कोशिका स्थान नहीं होता है। क्लियर बेटा? तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब हमको क्या देखना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कौन कौन से इनके टाइप्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो इनको बेसिकली कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेटा? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेटा? These are divided into 3 categories. कौन कौन सी 3 कैटेगरीज है हमारी? एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टेम, सेकंड लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टेम, एंड थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक बेटा, डिफरेंस देखेंगे इनमें। ठीक, सबसे पहले बात हो रही है एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल वर्ड से ही आप वर्ड निकाल सकते हैं। कौन सा? द वर्ड इज एपेक्स। एपेक्स में मतलब जो मैंने आपको बताया था, एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, दैट मींस ये रहा टिप, तो यहाँ पे कौन से मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे कौन से मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एपिकल मेरिस्टेम।
सेकेंड कैटेगरी कौन सी आ रही है? सेकेंड कैटेगरी आ रही है लेटरल और कैम्बियम। लेटरल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये इधर साइड में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बेटा इनको क्या करना है, इनको प्लांट के डायमीटर को और ज्यादा इंक्रीज करना है। जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि बार्क और वुड के बीच में प्रेजेंट रह के स्टेम के डायमीटर को बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन्हीं साइड से प्रेजेंट होंगे। एंड थर्ड कैटेगरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जहां नोड से ग्रोथ हो रही है वहां पे आपके ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ताकि जो ब्रांचेस हैं, जो साइड के पार्ट्स हैं, वो भी प्रॉपर्ली क्या कर पाए बेटा? ग्रो कर पाए। तो तीन तरीके के आपके मेरिस्टेम जो है प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से तीन तरीके के मेरिस्टेम प्रेजेंट रहेंगे? सबसे पहले अगर ये आपका पार्ट है तो जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, टिप्स पे प्रेजेंट है, उनको क्या कहेंगे? उनको एपिकल कहेंगे। जो साइड साइड में प्रेजेंट है उनको बेटा हम क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे लेटरल। और जहां साइड में कोई ग्रोथ हो रही है वहां पे कुछ टिश्यूज प्रेजेंट है, तो बेटा उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो तीन तरीके से यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हमारे सामने, एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टेम, दिस इज लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड आल्सो द ग्रोइंग यंग लीव्स, जहाँ पे छोटे छोटे लीव्स ग्रो कर रहे हैं। सपोज अगर ये कोई लीफ है जो बन के रेडी हुई है, अब ये लीफ बन के रेडी हुई है, छोटी सी लीफ है, तो ये लीफ हमेशा छोटी तो नहीं रहेगी, इसको भी क्या करना है? साइज में इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए इसको भी बड़े साइज में अटेन करना है खुद को, तो उसके लिए ये कहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे? या टिप्स पे टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, ताकि यहाँ से स्लीव की क्या कर सके? ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी है, जो कि हमारी कैटेगरी है एपिकल मेरिस्टेम की, वो हमेशा बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होगी? वो हमेशा प्रेजेंट होगी एट द एपेक्स। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? हमेशा एपेक्स पे प्रेजेंट होगी। किसके एपेक्स पे? एपेक्स ऑफ रूट, एपेक्स ऑफ शूट, या फिर हमारा जो पार्ट्स हैं जहाँ पे आपके ग्रोइंग लीव्स वगैरह है वहां पे। सेकंड लेटरल, सपोज करिए ये एक स्टेम है, इस स्टेम के बाहर बार्क प्रेजेंट है, अंदर साइड पे वुड प्रेजेंट है, तो बार्क और वुड के बीच में ये प्रेजेंट होंगे, ताकि क्या कर सके कि इस स्टेम के डायमीटर को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। जब स्टेम का डायमीटर इंक्रीज होगा तभी तो स्टेम अपने सारे पार्ट्स को अपने ऊपर बेयर कर पाएगा। अगर बेचारा स्टेम ही वीक होगा तो वो बाकी पार्ट्स को कैसे बेयर कर पाएगा? उस पर भी फ्लावर्स आने हैं, फ्रूट्स आने हैं, बर्ड्स आने हैं, बहुत सारी लीव्स आनी है, तो जरूरी कि स्टेम खुद कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो, उसका डायमीटर खुद ही ज्यादा हो। तो सेकंड कहाँ है? लेटरल वाले हैं, जिनको हम कैम्बियम बोल रहे हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? प्रेजेंट है बिलो द बार्क एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज गिल्ट इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। जो मैंने आपको बताया कि स्टेम के डायमीटर को बढ़ाने में यूजफुल होंगे। तो विभेज उत्तक, उत्तक को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहला, दो नहीं, यहाँ पे हम तीन कर लेंगे, पहला एपिकल या टर्मिनल मेरिस्टेम, जड़ों और तनों की युक्तियों और बढ़ती नई पत्तियों के पास स्थित होता है, जहाँ से पेड़ पौधों की वृद्धि में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा कौन सा? पार्श्व या कैम्बियम मेरिस्टेम, छाल के नीचे स्थित होता है और तने की व्यास में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और इंटरकैलरी, जो साइड में ग्रोथ हो रही है प्लांट में, वहां पे प्रेजेंट होगा, ताकि वो ग्रोथ भी क्या हो सके बेटा? प्रॉपर तरीके से अगर हो सके। तो क्या देखा बच्चों हम लोगों ने आज की क्लास में? हमने सबसे पहले देखा कि टिश्यूज जो होते हैं ये क्या है बेटा? तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसे सेल्स जो स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं और एक जैसा काम कर रहे हैं, वो मिलके क्या कर लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप को मिलके इकट्ठे होके एक साथ काम करना होता है। क्योंकि अगर एक सेल अकेला काम करेगा तो फिर तो काम को करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज, सारी कोशिकाओं ने समूह बनाया और समूह बना के उत्तक का निर्माण किया। उत्तक को हम क्या कह सकते हैं? श्रमिकों की टीम या टीम ऑफ वर्कर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सब मिलके इकट्ठे होके काम को कर रहे हैं। दूसरी चीज फिर हमने क्या देखी कि पेड़ पौधों में अलग तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट है और जानवरों में अलग तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट है। प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। हमने आज किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा अबाउट प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की कैटेगरी को दो में डिवाइड किया गया था। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से? जो अभी भी कंटिन्यूअसली बेटा डिवाइड हो रहे हैं, अभी भी डिवाइजन करते जा रहे हैं और खुद डिवाइड होकर न्यू सेल्स को बनाते चले जा रहे हैं। और जब न्यू सेल्स बनते चले जा रहे हैं तो बेटा वो हेल्प कर रहे हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कहाँ प्रेजेंट होगा? टिप्स पे प्रेजेंट होगा। तीन तरीके के, पहला एपिकल, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? टिप ऑफ रूट, शूट एंड लीव्स।
फिर लेटरल कहाँ प्रेजेंट होगा, डायमीटर बढ़ाने के लिए प्रेजेंट है बार्क और वुड के बीच में। एंड थर्ड इंटरकैलरी जो प्लांट के लेटरल पार्ट्स को बढ़ाने के लिए यूजफुल है। एंड इसके अलावा कौन से टिश्यूज होते हैं, तो इसके अलावा सेकंड कैटेगरी होती है परमानेंट टिश्यूज जो अब डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये कर रहे हैं कि इनको अपने अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया गया है और उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यूज। थैंक यू, बाय बाय।